बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल अलुमनाई एसोसिएशन के प्रोग्राम टॉक विद आतिफ में आज हमारे साथ मुल्क के मारूफ कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मिस्टर आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं। मिस्टर आरिफ चौधरी साहब लॉ की जो प्रैक्टिस है वो ओवर 30 इयर्स प्लस कह लें, उन्होंने डिफरेंट कैपेसिटीज़ में की है। And he has been enrolled as a legal consultant for the state of New York since 91 और उन्होंने एज ए लीगल कंसल्टेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड लीगल कंसल्टेंट पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के लिए भी काम किया है। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है उनकी करियर की, तो मैं चाहूँगा कि मैं उनकी जुजियात में जाने से पहले आरिफ चौधरी साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, स्टार्ट में मेरा पहला सवाल हमेशा ये होता है कि कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए। आपका बचपन कैसे गुजरा, कहाँ गुजरा, कौन सा स्कूल ज्वाइन किया आपने और साहिवाल कॉलेज में फिर कौन सा ईयर था आपका, और साहिवाल कॉलेज के एडमिशन के बारे में बताइए और फिर उसके बाद साहिवाल कॉलेज के बारे में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे समेत बहुत सारे वो लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद हैं और उनका ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से है, अब वहाँ वो पढ़ते रहे हैं, उनके नॉस्टैल्जिया के साथ आपने उन्हें वाबस्ता किया। ये बहुत बड़ा काम है। तो खैर ये इत्तेफाक था, मुझे नहीं पता चल सका तो नहीं आया, लेकिन ये है कि आइंदा ज़िंदगी रही तो हमारा राब्ता जिस तरह आपसे हुआ है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और सईद आसी साहब, मुजीबर रहमान शामी साहब, उन्होंने भी राब्ता किया और मुझे बताया, तो मुझे फिर मैंने प्रोग्राम आपके देखे, स्पीचेस सुनी, मैं बिल्कुल उसी दौर में चला गया जैसे आपने फरमाया। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं बेसिकली तो ज़िला लाहौर में पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद अब चले गए हम उकाड़ा कैंट, जो अब है ये गैम्बर था इसका नाम, और अभी भी गैम्बर भी है लेकिन साथ उकाड़ा कैंट है। तो मैं वहाँ 18 फॉरल स्कूल मुझे याद है, या उससे पहले 16 फॉरल स्कूल हमारे उकाड़ा कैंट का जो अब हिस्सा है, शायद वो स्कूल भी नहीं रहा। ये 2 स्कूल थे जहाँ मैं पढ़ा और वहाँ से मैं अपने 18 फॉरल में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता था। यानी उस ज़माने में बहुत अच्छा स्कूल था। तो मेरे 718 नंबर आए और 727 वाला जो था वो पहले नंबर पे था, और मैं उस इम्तिहान में बहुत बीमार था, इसलिए मुझे बड़ा अफसोस रहा कि मैं इतने कम, मेरा उससे क्यों दूसरे नंबर पे क्यों आया। तो इस्लामी हाई स्कूल, जलंधर इस्लामी हाई स्कूल उसे कहते थे उकाड़ा में, वहाँ वो बहुत मशहूर स्कूल था वहाँ उस वक्त, और बड़ा उस नंबरों के एतबार से, मेरिट के एतबार से वहाँ दाखिला होता था। तो वहाँ मुझे मेरा दाखिला हो गया और पहले ही नंबरों में दाखिला हुआ। तो 2 साल मैंने वहाँ पढ़ा। तो उसके बाद यानी मैं 9वीं 10वीं के बाद जो है फिर मेरिट पे ही मैं साहिवाल आया। साहिवाल का बहुत बड़ा मेरिट था, और इत्तेफ़ाक ये है कि मुझे हमेशा स्कॉलरशिप 5th से लेकर थ्रू आउट बीए तक स्कॉलरशिप ही मिलता रहा था। 1971 से शुरू हुआ और 1975 में वो खत्म हुआ। तो वो ऐसे था कि वहाँ बहुत ज़्यादा, पहले तो मुझे पढ़ने का शौक था ही, लेकिन उसमें मैं मेडिकल का स्टूडेंट था। मेडिकल से ज़्यादा दिलचस्पी मेरी नहीं थी ये उस ज़माने में, और आज भी बड़ा ज़्यादा ज़ोर यही होता है कि बच्चों को जी वो डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। तो मुझे वो डॉक्टर बनने से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, और उस ज़माने में मैंने ये मेडिकल साइंस जो थी ये छोड़ दी और मज़मून लिखा, हम तो डॉक्टर बन चले। बहुत सारे नौजवान जो थे वो इससे मुतासिर हुए ये और कब उन्होंने लिखा भी आपने? ये कब लिखा आपने? ये 1971 में जब मैं फर्स्ट ईयर में था। अच्छा हुआ ये कि मैं आतिफ साहब लेके गया, उन्होंने मुझे एक दफा लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, ये जो केमिस्ट्री के होते हैं, ये मुझे बड़े याद मैंने कर दिए। तो क्लास में मैं गया तो मैंने फर वो सुना दिए, किसी और ने ना सुनाए। अब मेरा तासुर बहुत अच्छा कायम हो गया अपने क्लास, जो केमिस्ट्री के टीचर थे, बड़े धान पान से पतले से थे, तो गालिबन फ़कीर अहमद उनका नाम था। तो वो मुझे यानी बड़ा यानी एप्रिशिएट करने लगे। लेकिन मुझे अंदर से पता था कि ये साइंस इट्स नॉट माय कप ऑफ टी।
तो उसके बाद फिर मैंने वो बायोलॉजी की मुझे कहा गया कि जी आप कोई ड्राइंग बना के लाए। तो वो मैं ड्राइंग बना के लेके गया तो आतिफ साहब जो मेरे क्लास टीचर थे जो उसके बायोलॉजी पढ़ाते थे उन्होंने देखा और मुझे कहने लगे जी अगर आप की कोई तस्वीर बनाए और टांग इधर कर दे आंख टेढ़ी बना दे और इस तरह उसे क्या आप कहेंगे? मैंने कहा जी उसे कार्टून कहेंगे। तो मुझे कहने लगे कि असल में आपने कार्टून बना दिए हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि सर आपको कल से ये कार्टून नजर नहीं आएंगे क्योंकि मैं अंदर से फैसला कर चुका था कि मैंने छोड़ना है। लेकिन जब वो टीचर से दिखवाना होता है जब छोड़ते हैं आप, तो मैं गया तो जो मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे कहते यार मुझे तो बहुत अफसोस होगा आप तो इतना ज्यादा साइंस से आपको जानने वाले। मैंने कहा जी मैं आपको क्या बताऊं उन लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता और मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो उसके बाद फिर ये था कि तकरीरों का बड़ा तो शौक हुआ। तो आपका डिबेट्स एडमिशन कौन से, सॉरी लेट मी टेक यू बैक अ लिटिल बिट ना, आपका एडमिशन हाँ कौन जी से ईयर में हुआ साहिवाल कॉलेज में? 1971 में हुआ। 71 में हुआ, यानी कि, हाँ जी और आपने वज़ाइफ का ज़िक्र किया था स्कॉलरशिप्स का कि आप यू वर ऑन स्कॉलरशिप फ्रॉम 5th टिल बीए ना, दैट हाँ जी टेल्स मी दैट यू वर ब्रिलियंट, राइट? अच्छा You पता were नहीं ब्रिलियंट intelligent, था या you were अच्छा वो intelligent, you were competent. मैं इसमें से एक चीज़ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ अपने नौजवान जो हमारे दोस्त हैं, जो भी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, हाँ जी कि it doesn't matter कि uh, you have to become a doctor or engineer. हमारे सामने एक शख्सियत बैठी हैं जो कि इस वक्त मारूफ कानूनदान हैं मुल्क के, वो स्कॉलरशिप्स के ऊपर रहे, यानी दैट मीन्स कि ही वाज इंटेलिजेंट इनफ टू बी ऑन द स्कॉलरशिप, ही वाज कॉम्पिटेंट इनफ टू बी ऑन द स्कॉलरशिप, लेकिन वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक मुल्क में नाम बनाया। तो ये पैगाम था उन दोस्तों के लिए या मेरी एज में जो अब लोग हैं जिनके बच्चे अब पढ़ रहे हैं कि डोंट फोर्स देम टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू ना, क्योंकि इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए तो आप इंटेलिजेंट हो गए। तो जी सर, जारी रखिए आप अपना प्लीज। अच्छा आतिफ साहब मैं इसका फायदा ये हुआ ये साथ ही आपको मैं बता दूं आपने बड़ी अच्छी बात नौजवानों से की है। मेरी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तीनों बेटियां जो हैं उनको मैंने फोर्स नहीं किया कि आप क्या बने और वो उसमें से एक अटॉर्नी एट लॉ बन गई है और वो वहाँ वाशिंगटन डीसी में है। दूसरी जो वो वॉइस ऑफ अमेरिका में है, ग्राफिक डिजाइनर है और तीसरी वहाँ सोशल वर्कर है, उसने मास्टर्स किया है सोशल वर्क में। सिवाय पहली बड़ी जो थी, उसको सिर्फ थोड़ी-सी लाइन मैंने बदली उसकी जब वो सोशियोलॉजी की पीएचडी करना चाहती थी, तो मैंने खैर वो लंबी बात हो जाएगी नहीं, तो मैंने थोड़ा-सा उसका उसे नेगेटिव पहलू बताया और मैंने कहा अगर आप अटॉर्नी एट लॉ बन जाएँगी, क्योंकि मैंने भी वहाँ लॉ की प्रैक्टिस की, अमेरिका में भी, तो मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी होगी, तो उसने फिर वो ख्वाब मेरी जो थी वो पूरी कर दी। तो अभी मेरा बेटा है, उसको भी मैं बिल्कुल यही कहता हूँ कि बेटा आपकी मर्ज़ी है, वो कहता है नहीं मैंने वकील बनना है, मैंने कहा आप जो मर्ज़ी बने। बी द बेस्ट ये जो है ना मेरा आपको यानी मैं बायस बना हूँ आपका इस दुनिया में आने के और मेरी कोशिश भी ये है मेरा फर्ज भी ये है कि मैं आपकी तरबियत में अपना हिस्सा डालूं लेकिन ये चॉइस आपका है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो खैर हम चलते हैं वापस उसी फर्स्ट ईयर की तरफ तो वहां 71 से में जाती हैं सर, 71 में। 71 में जी अच्छा जी। 71 में वो मेडिकल में दाखिला जो था वहाँ बड़ा मुश्किल होता था यानी एफएससी जो थी फर्स्ट ईयर में और वो सेक्शन जो थे पहला सेक्शन वो गालिबन सी सेक्शन होता था अब ना सेक्शन भूल गए उनके में से बड़े बड़े ये यानी हमारे क्लास फेलो जो है वो बड़े बड़े डॉक्टर्स इस वक्त मारूफ डॉक्टर्स यानी बल्कि वो अमीर साहब के शायद अमीर साहब का बेटा शायद अमीर साहब हमारे इंग्लिश के उस्ताद थे और मैं उनका बड़ा पसंदीदा स्टूडेंट था इसलिए कि अंग्रेजी मुझे आती थी साइंस में और रियाजी वगैरह नहीं आती थी तो उनका बेटा वो माशाल्लाह गालिबन जाहिद उनका नाम है जाहिद हमीद वो बहुत अरसा हो गया मुलाकात हुई दौर में वो बहुत टॉप के यानी इस वक्त वो कार्डियोलॉजिस्ट हमीद हैं हमीद का- लतीफ जो हॉस्पिटल है उसकी बात कर रहे हैं आप, नहीं ऐसे नहीं नहीं करके? नहीं नहीं नहीं, वो डिफरेंट है। शायद हमीद साहब हमारे उस्ताद थे उनके साहबजादे हैं हमीद उनके नाम के लास्ट नेम हमीद आता है लेकिन ये कि जी जी पहला पहला नाम तो खैर जी। बहुत अरसा हो गया मुलाकात उनसे हुई तो मुझे खुशी हुई। अच्छा तो उस वक्त वो एफएससी जो थी उसमें जो मजेदार बात थी डिबेट्स हम बड़े हमें मौका मिला डिबेट्स का डिबेटिंग सोसाइटी वहाँ
आपको एक साथ-साथ दिलचस्प बात सुनाता चला जाऊँ कि वहाँ उस ज़माने में करंट अफेयर सोसाइटी होती थी, रोज़ गार्डन में उसके फंक्शंस होते थे और एक हमारी बज़्म उर्दू थी। बज़्म उर्दू जो थी उसमें अशरफ साहब हमारे उस्ताद थे, जिन्होंने मज़मून हमसे लिखवाया फूल और कांटे और जब मैंने वो मज़मून लिख लिया तो उन्होंने मुझे वहाँ रिवाज नहीं था, फर्स्ट ईयर के वो जॉइंट सेक्रेटरी नहीं बनाते थे, जॉइंट सेक्रेटरी भी सेकंड ईयर का बनाते थे। वो अशरफ साहब अभी ज़िंदा है, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, मैं उनका बहुत ममनून हूँ, उन्होंने बहुत इस आमीन। मामले में मेरी यानी सरपरस्ती की। तो उन्होंने मुझे जो था उसका जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया कि वो फूल और कांटे जो थे वो मजमून अच्छा लिखा गया। तो वो मुझे आज तक वो फूल और कांटे तो याद नहीं रहे कि उसमें मैंने क्या लिखा था। अलबत्ता उसका नाम मुझे याद है कि मजमून का उन्वान ये था। तो उसके बाद फिर एक और बड़ी मज़ेदार बात हुई कि वहाँ उस ज़माने में अंग्रेज़ी की ये करंट अफेयर सोसाइटी में अंग्रेज़ी का एक हो रहा था, डिबेट्स होती थी। तो अब नकवी साहब हमारे उस्ताद थे, तो वो उन्होंने कहा जी कि आज का टॉपिक आपका है कि रिसोर्सेज ऑफ वेल्थ, शुड द रिसोर्सेज ऑफ वेल्थ बी नेशनलाइज्ड। आतिफ साहब मुझे अंग्रेजी का सिर्फ ये पता था कि अंग्रेजी बोलता है तो या खान बोलता है, यानी उसी लहजे में बोली जाती है। मुझे इसके अलावा अंग्रेजी का नहीं पता था कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। तो जब वो शुरू हुआ ना मौजूद जब मैंने जाके तो मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे द टॉपिक इज should the resources of wealth be nationalized? अच्छा, जब मैं इस लहजे में बोलना शुरू किया, तो मैं मुसलसल ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ। तो कह के बरामद हो रहे हैं और मुझे समझ ना लगे, कभी मैं अपने आज़ारबंद की तरफ देखूँ, कभी किसी चीज़ की तरफ कि क्या ऐसा कुछ हो गया है कि जिसकी वजह से ये सारे मैं क्या जुर्म कर रहा हूँ, सारे हँस रहे हैं। तो खैर मैंने बड़ी मुश्किल से वो तकरीर अपनी ख़त्म की। तो उसके बाद जो नकवी मुझे फिर समझ में आया कि मेरे साथ आज हुआ क्या है। नकवी साहब मुझे एक साइड पे ले गए, कहते हैं, "बेटा, ये जो तकरीर होती है ना अंग्रेज़ी में, ये सिर्फ़ यहिया खान ही नहीं के अंदाज़ में बोलते। अंग्रेज़ी जो आपने अपने अंदाज़ में बोलनी है, जो भी आपको जो लहज़ा आपका अपना होना चाहिए।" तो उस वक़्त फिर मुझे ये पता चला कि अंग्रेज़ी जो है वो यहिया खान के अंदाज़ में नहीं बोली जाती। अंग्रेजी जो है उसको बतौर ज़ुबान के आपने अपने अंदाज में बोलना है। तो इस तरह हमारी जो तरबियत थी उस ज़माने में इतनी ज़बरदस्त हुई। आज मैं आपको एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जी, जी, बिल्कुल। मसूद हैदर बुखारी साहब, यानी जो ख़ास चीज़ मुझे याद आ रही है उस ज़माने की, क्या लोगों का दिलचस्पी थी पढ़ाने में और किस हद तक कॉलेज के साथ एक-एक चीज़ से उनका प्यार था। आतिफ़ साहब, वो मसूद हैदर बुखारी साहब हमारे हिस्ट्री के उस्ताद थे। मैं तो हिस्ट्री नहीं पढ़ता था लेकिन हाँ, हिस्ट्री के वो उस्ताद थे। तो उन्होंने एक दफ़ा तकरीर की तो रोज़ गार्डन के बारे में ज़िक्र करते हुए कि रोज़ गार्डन जो है वो वैसे नहीं रहा जैसे हुआ करता था। उनकी आँखों से आँसू जारी हो गए। यानी मतलब वहाँ फूलों का उस ज़माने में भी, अब तो मैंने देखा नहीं, अरसा हो गया है, यानी फिर भी मेंटेन था। लेकिन सिर्फ़ उसमें कुछ थोड़ी-सी बेतरतीबी और वो बात नहीं थी जो पहले थी। तो उसपे वो रोने लग गया कि जनाब रोज़ गार्डन जो है ये तो बर्बाद हो रहा है। यानी ये सेंसिटिविटी का लेवल था उस वक़्त असातिज़ा का कॉलेज के बारे में, और कॉलेज इतना खूबसूरत था कि मैं क्या आपको बताऊँ। तो ख़ैर उसके अब भी बाद अगर आप जाएँ ना, सॉरी मैं आपकी बात को जी, जी। इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर आप जाएँ ना तो हमारे जो करंट प्रिंसिपल साहब हैं ना, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं। और जी, जी। अगर उनकी लिस्ट में अच्छे कामों की बनाना शुरू कर दूँ तो वो एक पूरी बुक बन जाएगी। तो उनमें सबसे जो अच्छे काम उन्होंने वो रोज़ गार्डन्स को उन्होंने रिवाइव किया, ठीक है? और वेरी कॉलेज की गुड, जो लुक है ना, अगर आप जाएँगे ना, तो आप कहेंगे कि ओह आई एम बैक इन 1971 नाउ। सो प्लीज़ वेरी कंटिन्यू गुड, सर, वेरी प्लीज़ कंटिन्यू। अच्छा जी। तो ख़ैर बहुत खुशी की बात है, अल्लाह ताला उन्हें और भी अजर भी दे और हिम्मत भी दे, हम सारे उनके लिए दुआ गवाएँगे, बहुत अच्छा काम है। इंस्टीट्यूशंस को रीइन्फोर्स करना चाहिए, बल्कि मुझे जब कैम्ब्रिज वग़ैरह में जाने का इत्तेफ़ाक हुआ तो पता ये चला कि आप तो वहाँ रहते हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स, वो अपने कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूशंस को बाकायदा, यानी उनके लिए मिलियंस डॉलर जो हैं वो देते हैं, उसको एब्सोल्युटली, रीइन्फोर्स करने के लिए, क्योंकि उसे वो उसी हालत में देखना चाहते हैं, रीइन्फोर्स्ड। तो खैर एब्सोल्युटली। मैं भी आखिर में आप तजवीज़ दूँगा इस तरह की भी। तो खैर इसमें मेरी जो गुज़ारिश आपसे थी कि वो उस ज़माने में मैंने एफएससी जो थी वो की, एफएससी नहीं की, एफए किया। एफए में भी स्कॉलरशिप काफ़ी नंबर आए। तो उसके बाद फिर जो थर्ड ईयर था,
थर्ड ईयर कुछ और तरह से चल पड़ा कि कुछ पॉलिटिकल सी एक्टिविटीज जो थी वो शुरू हो गई, और मेरी वो जो तकरीरों का शौक था वो मेरे लिए एक और तरह की सूरत हाल बन गया कि उस जमाने में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जी आप इलेक्शन लड़ें। तो खैर वो इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। इलेक्शन जो था उस जमाने में मेरे मुकाबले में दो कैंडिडेट, तो शेख अफजाल साहब और वो भी मरहूम हो गए, और गुलाम फरीद भट्टू साहब, वो भी उन्हें इंतकाल किए बड़ा अरसा हो गया, पाक अल्लाह वतन में से उनका जन्नत ताल्लुक। नसीब करे। इन्ना जी। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अच्छा, वो भट्टू साहब सेक्रेटरी रहे थे अब हमारे कॉलेज के, और शेख अफजाल वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, और दोनों ही अपने अपने अंदाज में बड़े मारूफ थे। शेख अफजाल तो बहुत ही मारूफ थे, तकरीर भी बहुत अच्छी करते थे, इनकलाबी थे बहुत ज्यादा। तो उनका मुकाबला हुआ मेरे साथ, तो इलेक्शन जो था वो बड़ा भरपूर इलेक्शन हमने लड़ा। तो मेरे 300 वोट ज्यादा थे शेख अफजाल, जो मेरे करीब तरीन करीब था। अब अच्छा, बीए जो का साल मैंने सफर जो है, पंजाब, या एक साल जो था ना जी पंजाब जी, यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में मैंने सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। उस जमाने में यूनियंस पे पाबंदी लग गई थी, हाँ इलेक्शन नहीं बिल्कुल। हुए थे, तो मुझे बना दिया गया, नॉमिनेट किया गया। और एक और जो तारीखी बात है, उस जमाने में एक्टिंग गवर्नर असलम रियाज हुसैन साहब थे, एक्टिंग गवर्नर। उनको जाके मैं मिला, हमारे मेरे साथ एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, उन्हें मिला तो जाके हमने उन्हें कहा कि ये जो लॉ कॉलेज है इसे आपने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बना दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उसे यूनिवर्सिटी से अलग कर डी एफिलिएट करके गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बना दिया था। तो वो जाके हमने उनसे रिक्वेस्ट की, मिले, और उसके बाद उन्होंने उसको लॉ कॉलेज जो था वो दोबारा री एफिलिएट हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ। सही। तो वो एक साल बगैर इलेक्शन के वो मैंने वहाँ यानी बतौर सेक्रेटरी के यानी काम किया काम आपने। किया। जी। अच्छा, लॉ ही क्यों जज साहब? जब आपने ग्रेजुएशन हाँ, की, लॉ ही क्यों? उसमें क्यों मैं गए आप? आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, ये मैं खुद हैरान हूं कि पूरी जिंदगी में जब से मैंने मतलब वही संभाला है, मुझे लॉ के अलावा, वकील बनने के अलावा कोई चीज कभी मेरे जेहन में ही नहीं आई, कभी। मतलब है अच्छा, ये कि कोई बचपन होता, से शौक था हाँ, ये? शुरू से लेकर आई डोंट नो क्यों ऐसा क्यों था कि यानी मैं सिर्फ यही वकील बनना चाहता था, और वकील ही मैं बना, और इस पे बहुत खुश हूं मैं। मतलब एक, और सही। यही मैं कहता हूं कि अगर प्रोफेशन आपकी मर्जी का हो तो आप इंजॉय करते हैं इसे। मतलब यस। है कि मुझे कभी ना इसमें कभी फिटीग हुई है, ना मुझे काम बहुत भारी लगा है। बहुत बहुत ज्यादा केसेस मैंने किए, बड़े बड़े इदारों का लीगल एडवाइजर रहा, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था कि मैं एक ही वक्त में एलडीए का लीगल एडवाइजर था, उसी जमाने में लोकल गवर्नमेंट पंजाब का लीगल एडवाइजर था, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का लीगल एडवाइजर था, और प्राइवेट केसेस भी कर रहा था। फिर पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन जो थी उसका भी लीगल एडवाइजर रहा एक साल तक। तो उस पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड फॉर लिक्विडेशन का लीगल एडवाइजर रहा। ये सारी लीगल एडवाइजरियां थोड़े थोड़े वक्फे के साथ, और कुछ तो इकट्ठी भी थी। उसमें काम मेरे पास बेइंतहा होता था। लेकिन मुझे बोर्ड जो था, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, उसकी तो आप देखें कि बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी था उसमें, लोगों की प्रमोशन, डिमोशन, बहुत सारी चीजें थी। तो वो सब मैं बड़ी खुशी से करता था, और कभी मुझे एहसास नहीं होता था। एक बात अलबत्ता उस जमाने में महसूस होती थी, जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मुझे याद है कि एक रात जब मैं गया घर में, तो मेरी बेटी जो थी, सबसे छोटी, जी, बख्त आरिफ, वो हाथ में लेके ना, वो जो थी कोई चीज थी खाने वाली। तो वो पता नहीं पॉपकॉर्न वट एवर, कोई मुझे याद नहीं रहा, गोगो पान मसाला, वो लेके तो यूं बाबा का इंतजार करती करती सो गई। तो मैं बहुत रोया। मैंने कहा कि ये बड़ी हो जाएगी और ये गोगो पान मसाला बाबा के लिए बाबा को नहीं दे सकेगी। तो वो लेट मैं हुआ, तो मुझे बहुत ज्यादा यानी कि सारी रात देर तक 12-1 बजे घर पहुंचा। तो वो मेरे यानी बाज औकात आपके प्रोफेशन जो है उनमें गैर मामूली तौर पर आपकी दिलचस्पी और गैर मामूली आपकी मसरूफियत जो है, आपको थोड़ा सा ये जो तवाज़ुन है ना बच्चों की के साथ राब्ते का, उसमें फर्क पड़ता है। तो मैं करता ये हूं कि अपना काम सबसे पहले जो वकालत वाला है ना उसे कर लेता हूं। एसोसिएट्स को अल्लाह ताला खुश रखे, वो अपना काम करते रहते हैं, रिसर्च वर्क सारा करके कि हम अपना केसेस जो है वो तैयार करके एक तरफ रख लेते हैं। उसके बाद जो मौजू होता है, मौजू मैं नहीं समझता कोई इतनी ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है। उसकी वजह यह है कि वो जमाना गया जब मैं खुद एक जमाना था, एक साल के लिए एंकर पर्सन भी रहा।
लाहौर में था मैं, तो उस वक्त मुझे सवाल की तैयारी करने के लिए मुजीबर रहमान शामी साहब को, मंजूर भट्टू साहब को, बहुत सारे लोगों को मैंने वहां इंटरव्यू के लिए भी बुलाया, तो तैयारी करता था मौजू पे। अब तो यकीन माने कि इस तरह के मौजू है, मिलते जुलते मौजूआत हैं और एक ही तरह के ख्यालात है, थोड़ी बहुत उसमें तैयारी करते हैं। लाशाह दिन रात 40 साल मुझे हो गए इस प्रोफेशन में, तो कुछ ना कुछ उन केसेस का भी पता है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, और जो लीगल इश्यूज आते हैं उसको थोड़ा सा देख के, तो मतलब है कोई इतना मुश्किल नहीं है। प्लस आई इंजॉय दिस, क्योंकि मेरे ज़हन में, मैं आपको अर्ज करूं कि कभी मैंने सोच के कि किसी के खिलाफ बात करनी है या किसी को खुश करने के लिए बात करनी है, सीधी सीधी बात जो मेरे ज़हन में आती मैं वो करता हूं, एंड आई एंजॉय अ लॉट। उसकी वजह ये है कि जब आप बना के बातें करते हैं तो फिर आपको बहुत मुश्किल में पड़ना पड़ता है। जब आप सीधी बात करते हैं, जो आपको समझ आ रही है आप बात कर रहे हैं, और किसी को ज़हन में रख के किसी बायस के साथ नहीं बात करते, बात करना आसान हो जाता है। तो इस तरह एब्सोल्युटली, मैंने जी, लाइक यू स्पीक योर ओन माइंड ना, आप यही कहना या चाहते हैं ना? सीधा सीधा So, what made you travel all the way from Sahiwal to Lahore and then Lahore to Islamabad? And I think you will talk about your experience in New York too ना। तो प्लीज मैं बताएं आज थोड़ा आप सा। जी, आतिफ साहब, आज ये अपने घर में बैठा हूँ, कॉलेज अपने में बैठा हूँ, आप उन यादों के साथ बैठा हूँ, तो यकीन माने आज आपसे वो शेयर बात करूंगा जो शायद लोगों के साथ अरसा हो गया नहीं मौका मिला। मैं लॉ कॉलेज से जब लॉ कर लिया तो उसके बाद फारिग हुआ, तो मैंने जाके शुरू की अप्रेंटिसशिप जो थी डॉक्टर खालिद रांझा के साथ। तो डॉक्टर खालिद रांझा साहब जो थे, उस वक्त मैं लिखता भी था, बागबान में भी लिखा करता था मुजीबर रहमान शामी साहब के पर्चे में, और आर्टिकल वगैरह लिखता था, तो कुछ अखबार नवीस भी बना हुआ था। तो मुझे डॉक्टर साहब कहने लगे कि आप कुछ एक चीज बन जाएं, या आप वकील बन जाएं या आप जर्नलिस्ट बन जाएं, वरना आप कुछ भी नहीं बन सकेंगे। वकील कहेंगे कि अच्छा वकील तो नहीं है, अलबत्ता जर्नलिस्ट शायद अच्छा हो। जर्नलिस्ट कहेंगे अच्छा जर्नलिस्ट तो नहीं, शायद वकील अच्छा हो। तो मैंने कहा जी मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप प्रैक्टिस जो है वो साहिवाल से जाके शुरू करें। तो साहिवाल में उन्होंने मुझे, एक फौजदारी वकील थे शेख शफी साहब, उनके पास छोड़ दिया। तो शेख शफी साहब अपनी वकालत में यद तुला रखते थे, कोई सानी नहीं था उनका। ये डिटर्मिनेशन था मेरा, और यकीन माने फिर मुझे लाइसेंस मिला, फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की, और प्रैक्टिस जो थी बहुत चली वहां भी, बहुत साहिवाल में। और फिर मैं उकाड़ा आ गया, जिला बना। तो उकाड़ा जिला में मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन और फिर सेक्रेटरी भी बन गया उकाड़ा बार का मैं। ये 1986 की बात है कि मैं साई उकाड़ा में, मेरा दिल जो था ना, कुछ देर के बाद भर गया। मुझे यूं लगा सेक्रेटरी के तौर पर पैसे भी बार के लिए बहुत लेके आया। मियाँ उस जमाने में हमारे मियाँ यासिन भट्टू साहब वजीर खजाना थे, वो तशरीफ लाए, और बहुत सारे दोस्तों ने बहुत ज्यादा तावन किया। मियाँ मंजूर भट्टू साहब ने तो फिर बाद में भी बड़ा तावन किया। तो बार के लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे यूं लगता था कि जैसे ये जो कुछ हो रहा है, मैं बार में मैं जो भी कर लूं ये बदलने वाले नहीं है, और मैं कुछ नहीं कर सकता इनके लिए। तो मैं चला गया अमेरिका। अमेरिका जाने की वजह कुछ और भी थी। मेरी बेटी जो थी बड़ी, वो शी वाज बोर्न विद कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम, दिल का सुराख था, उसकी वजह से भी हमें जाना पड़ा। लेकिन जब मैं वहां गया तो मुझे आतिफ साहब वहां ये लगा कि अब मैं पीछे जाके क्या करूंगा। तो खैर, मैंने वहां बहुत मुशक्कत भी बर्दाश्त की, वहां भी डिटर्मिनेशन था। मैं एक वकील से मिलने के लिए गया, तो मुझे कहने लगा कि यार, काजी मोईद, अटॉर्नी एट लॉ, नाम उनका याद है, बांग्लादेश से तल्लक था। तो मुझे कहते हैं कि आप यहाँ अगर टैक्सी चला रहे हैं ना, तो ये भी बड़ी बात होगी। आप क्या सोचते हैं कि आप यहाँ वकील बन जाएंगे? आपके पास वो नहीं है, ग्रीन कार्ड नहीं है, फला नहीं है। मैंने वो अंदर से जैसे बंदा बिल्कुल यानी तकलीफ महसूस करता है, और वो रिटेलिएट करना चाहता है। मैंने कहा अपने आप को री इंश्योर करने के लिए, मैंने कहा काजी साहब, जब आप यहाँ आए होंगे ना तो आप भी मेरी तरह होंगे। मैंने कहा ऐन मुमकिन है कि कोई ऐसा दौर आए कि एक अदालत में आप आर्ग्यू कर रहे हैं और साथ आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, और मैं भी आर्ग्यू कर रहा हूं। तो जनाब ये दोनों काम हुए। बार काउंसिल जो थी, अब उसका फिर जिक्र करूंगा, बार काउंसिल का मैं वाइस चेयरमैन कैसे बना। तो यहाँ जो था काजी साहब, वो मैंने डिटर्मिनेशन के साथ ये लिया, और अल्टीमेटली हुआ ये कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिली। और 1987 में लॉ ये मौजूद था कि फॉरेन लॉयर जो थे, वो अगर एमिनेंट
अपनी साबित कर सके एमिनेंस, तो वो उन्हें वो एनरोल करते थे एज लीगल कंसल्टेंट। तो ये हमारा लास्ट बैच था। 1987 में आई वाज एनरोल्ड एज लीगल कंसल्टेंट, और उसी तरह अटर्नी एट लॉ के साथ हमने जाके हलफ उठाया, और उसके बाद मुझे अमेरिकन बार एसोसिएशन की मेंबरशिप भी मिली, और वहां मैं प्रैक्टिस भी करता रहा। लेकिन वो प्रैक्टिस मुझे कोई भाती नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि प्रैक्टिस थी वो ज्यादातर इमिग्रेशन की, और मुझे ये लगता था कि ये इमिग्रेशन की प्रैक्टिस ऐसे ही है जैसे आप क्लैरिकल काम बैठ के कर रहे हैं। तो वकालत तो वो है जिसमें आप जाएं, आर्ग्यू करें, केस तैयार करें, बात करें। तो ये कोई सिर्फ पैसे कमाना तो अच्छा नहीं है, मतलब कुछ आपका अंदर से वो कहते हैं ना कि 20 बरस की काविशे, मजीद अमजद साहब का शेर है, सहीवाल के में थे, 20 बरस की काविशे पे हम, सोचते दिन और जागती रातें, इनका हासिल एक यही इजहार की हसरत। वापस आया आतिफ साहब, वो बड़ी दिलचस्प बात है। उस जमाने में जावेद साहब थे, जावेद अख्तर साहब, वो करंट अफेयर्स के इंचार्ज थे पीटीबी के। तो मैंने आके, ये 91 के आखिर की बात है, ये 92 की, तो मुझे कहने लगे जी आप क्यों आ रहे हैं वापस? आप, वो मेरे वहां क्लाइंट भी रहे थे। तो मैंने कहा जी मैं आपको दो बातें बताता हूँ आतिफ साहब, ये आपके दोस्तों सबके लिए, साहिवाल वालों के लिए दिलचस्पी का बायस होगी। मैंने कहा जी एक बात तो मैं आपको पब्लिकली बताना चाहता हूँ, और एक बात मैं आपको प्राइवेटली बताऊंगा। कहने लगे जी पब्लिकली क्या बात है? मैंने कहा जब मैं वहां रहता हूँ ना, न्यूयॉर्क में, तो ये अलमिया आपके साथ भी होगा, सब लोग जो बाहर रहते हैं अपनी रूट से दूर। तो मैंने कहा वहां मेरी हालत ये होती है, वो पंजाबी का एक शेर मैंने सुनाया कि फुल्लां दा शहर शहर वसाया ए बेलियां, फुल्लां दा शहर शहर वसाया ए बेलियां, सूला समय गुजारा जदों याद आ गया। हाँ, मैंने वाह कहा जी वाह, मेरी वाह। ये हालत होती है वहां रहते हुए कि भाई मैं बिल्कुल हर वक्त, मुझे समझ नहीं आती, सब कुछ मौजूद है, लेकिन अंदर से मुझे ऐसे लगता है कि यार आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस आई डजंट नो, बिलोंग टू मी, मेरी आई रूट्स कैन कहीं और है। टोटली अंडरस्टैंड। मैंने यहाँ आके बार का इलेक्शन लड़ा। ये भी दिलचस्प बात है कि 93 में मैं आया, यानी इलेक्शन शुरू किया है, 92 में आया, 93 में शुरू किया, 94 में मैं पहले नंबर पे इलेक्ट हुआ बार काउंसिल का मेंबर, उकाड़ा सीट से। और इलेक्ट होने के बाद मैंने 5 साल पूरे कोशिश की कि मैं कुछ कर सकूं और वाइस चेयरमैन भी बन सकूं। तो ग्रुपिंग की जो पोजीशन होती है मुझे उन्होंने नहीं आने दिया, बल्कि यूं हुआ कि उन्होंने आखिरी साल जब मेरे साथ वादा किया हुआ तो दोनों ग्रुप इकट्ठे हो गए 6-6 माह के लिए। उन्होंने कहा जी आरिफ चौधरी को नहीं बनने देना, आप आपस में बांट लें। वो बन गए। उसके बाद मैं री इलेक्ट हो गया, वाहिद मेंबर था जो री इलेक्ट हुआ, वरना रिपीटर को सब मुखालफत करते थे। फिर 5 साल जो थे उसमें मैं लास्ट बट 1 ईयर जो था उसमें मेंबर वाइस चेयरमैन बना पंजाब बार काउंसिल का। फिर वो जो 1 साल था, एक तो मैंने वो बात पूरी कर ली जो मैंने उस बार काउंसिल को कहा था कि वाइस चेयरमैन बनना है। दूसरा, फिर उस बार काउंसिल का मैंने वहां बिल्डिंग बनाई। बार काउंसिल को जो मैंने कर सकता था पूरे 1 साल में, पूरी दुनिया में उसका तारफ कराया। बार काउंसिल की इमारत मैंने बनवाई, आपको वहां जाके नजर आएगा कि इतनी बड़ी इमारत, पहली इमारत जो अपनी है बार काउंसिल की। तो उकाड़ा ये की सारी बात कर रहे चीजें, हैं, उकाड़ा की। ये नहीं सर, नहीं, पंजाब बार काउंसिल की। अच्छा, पंजाब बार काउंसिल। हाँ, यस। उकाड़ा के कैंपस के बारे में आपको मैं अर्ज करूं कि मैं, मियां मंजूर भट्टू साहब जो थे, ये चीफ मिनिस्टर साहब थे और मुझे साथ लेके गए उकाड़ा में। तो मियां साहब ने कहा कि मैं स्टेज सेक्रेटरी था, तो मैंने कहा जी मियां साहब कहते हैं कि आरिफ चौधरी जो है ना वो चीफ मिनिस्टर है। मतलब हमारे दोस्त जो थे हमें कहते थे कि आप खुद चीफ मिनिस्टर। तो मैंने कहा जी मैं चीफ मिनिस्टर की तरफ से ऐलान करता हूं कि जनाब इतने पैसे जो है ये कैंपस के लिए, मैं चीफ मिनिस्टर। अच्छा, 3-4 मैंने बड़े बड़े ऐलान किए तो मियां साहब खड़े हो गए, कहते मुझे डर पैदा हो गया कि कहीं चीफ मिनिस्टर साहब इस्तीफे का ऐलान ना कर दे। तो बहुत कुछ है, ये हमारी मोहब्बतें। मियां साहब भी अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, मंजूर भट्टू आमीन, साहब हमारा बहुत आमीन। बड़ा सरमाया है। जी, तो जी। हमने वाकई वो चीफ मिनिस्ट्री जो थी हमने खुद की कि हम चीफ मिनिस्टर हैं। तो उसमें जो हम अपनी बार को कुछ दे सकते थे, बार के लिए किया। उस बार ने भी बड़ी इज्जत दी। 2 दफा उकाड़ा से मैं मुंतखब हुआ, वाइस चेयरमैन भी बना। फिर उसके बाद मेरे जेहन में ये बात आई कि यार सिर्फ लाहौर ही क्यों, इस्लामाबाद क्यों ना जाया जाए। तो फिर इस्लामाबाद में मैं बन गया उस जमाने में इसका लीगल एडवाइजर, सीडीए का चीफ लीगल एडवाइजर। ये है 2006 की बात।
2006 से लेकर 2008 तक मैं फिर रहा यहाँ, और उसके बाद फिर मैं बना, साथ ही डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी बना। उसके बाद फिर ये जो जब हालात खराब हुए, यहाँ ये झगड़ा चल रहा था, तो मैं कुछ देर के लिए मुल्क से बाहर चला गया। उस जमाने में फिर डॉक्टर बाबर अवान साहब थे, उन्होंने कहा जी आप हमारे सीनियर कंसल्टेंट हो जाए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के। तो मैं सीनियर कंसल्टेंट होके आ गया। वहां से फिर डॉक्टर साहब के साथ भी कुछ चीजें ऐसी मैंने महसूस की, तो उसके बाद मैंने फिर ये कमरुज़्ज़मान साहब थे, उन्होंने मुझे कहा जी अगर आप हमारे लीगल कंसल्टेंट हो जाए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, तो हमारे लिए बड़ी एजाज की बात होगी। रहमान मलिक साहब मिनिस्टर थे, तो मैंने इस बात को बहुत अच्छा समझा कि चलो एक मुझे बड़ी इज्जत से ये ला रहा है। तो उन्होंने कहा जी हम ये इदारा एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इससे पहले कोई लीगल कंसल्टेंट वहां था नहीं, तो मैं अकेला ही था वहां। वो पूरा इदारा हमने एस्टेब्लिश किया, तो वो भी मैंने 2.5-3 साल वो गुजारे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ आके एक काम किया कि मैं वकालत शुरू कर दी। मेरी बेटी जो थी वो वहाँ से आ गई थी न्यूयॉर्क से, वो उसने कहा जी कि मैं यहाँ आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो वो उसको देख के मैंने कहा, वो कहती जी आप, पहले तो मैंने लाहौर में उसे कहा कि अपने ऑफिस में काम करें। लाहौर में वो कहती मैं अकेली क्या करूँ? तो आप इस्लामाबाद चले गए। इस्लामाबाद दफ्तर बनाया, मैंने नौकरी छोड़ दी। तो यहाँ फिर वो मेरे साथ रही। फिर वो बिल आखिर यहाँ से परेशान होके वापस अमेरिका वाशिंगटन चली गई। तो मैंने फिर सोचा कि अब मैं प्रैक्टिस तो ज़ाहिर है कि शुरू कर ही थी। एक मुझसे उस ज़माने में फिर वही गलती जो माज़ी में होती थी वो हो गई। यहाँ इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और कोई तकरीबन पौने 200 लोगों की कानून के खिलाफ। मैंने उसे चैलेंज कर दिया आतिफ साहब। वो पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है, तारीखी केस है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रिट जारी की। तो अल्टीमेटली मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा, और बार को मैं क्रेडिट देता हूं कि इस्लामाबाद बार ने यानी कमाल कर दी, हाई कोर्ट बार ने, कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक शख्स ने जिंदगी लाहौर में गुजारी है, उखाड़ा में गुजारी है, अमेरिका में गुजारी है, और उसे वो अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करे। तो मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बार। अच्छा। उसमें फिर मैंने 1 साल में जितना काम कर सकता था, जिस तरह वहाँ बना के दी है बाहर को बिल्डिंग, यहाँ इन्हें मैंने एक क्लब की बिल्डिंग इन्हें बहुत आला बना के दी। बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा बेइंतहा, लेकिन वो कामयाबी से हम किनार हुए। तो उस सारे अरसे में जितनी खिदमत कर सकता था हर सतह पे मैंने की, और मुझे इत्मीनान इस बात का है कि मैं कम से कम अपनी उम्र के इस हिस्से तक जिस प्रोफेशन ने मुझे इज्जत दी है, जिसे मैं लव करता हूं और लव करता था और करता रहूंगा, उस प्रोफेशन को मैं भी पे बैक कर रहा हूं। एक तो अगली नस्ल में अपनी बेटी जो थी वो भी इस प्रोफेशन में आ गई, और दूसरा ये है कि मैं खुद जितना अभी अब तक लॉयर्स के लिए कर सकता था इंस्टीट्यूशनल सतह पे वो किया, और अभी भी मुसलसल, यानी आप जैसे पहले मैंने अर्ज किया है कि एक लॉयर का काम ये है कि वो बदयांती से बात ना करे। उसको आर्बिट्रेटर यानी उसका रोल जो है आर्बिट्रेटर का है, और वो मुंसिफ का रोल है। आप मुझसे अगर राय पूछे तो मुझे डंडी नहीं मारनी चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन। तो जहां तक हमारे इंस्टीट्यूशंस का ताल्लुक है, और खास तौर पे साहिवाल का ताल्लुक है, मैं दोहराऊंगा उस बात को कि कैम्ब्रिज वालों को देख के और ऑक्सफोर्ड वालों को देख के मेरे ज़हन में ये ख्याल पैदा होता है कि आपने ये जो एलुमनाई बनाई है, जीसीएस, इसको हम इस अंदाज में करें कि इसका ट्रस्ट क्रिएट करें। हम्म। उस ट्रस्ट में हम सारे लोग अपना-अपना हिस्सा डालें, सबको शामिल करें, और कोशिश ये करें कि साहिवाल से मुतल्लिक जो लोग हैं, हम्म। नौजवान, जो जहाँ-जहाँ वो कोई शख्स आपको ऐसा स्टूडेंट नज़र आता है जो ब्रिलियंट है, हम्म। उनके कंपटीशन हम करवाएं। उनका क्वालिफिकेशंस, आप तो माशाल्लाह बाहर भी बैठे हैं, बाकी लोग भी सारे ये बड़े-बड़े ज़हीनों फ़तीन हैं। जी तो जी। उनको हम ये एक तो स्कॉलरशिप दें, और दूसरा मुस्तकिल तौर पर ऐसे लोग जो पढ़ नहीं सकते, उनकी मदद के लिए रास्ता होना चाहिए कि ज़हीन तलबा मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर पढ़ सके। इस जी काम को भी अगर हम कर लें तो मैं समझता हूँ जी। बहुत जी बड़ा काम होगा। जी यार, चौधरी साहब आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया, और मैं इसी तरफ आ रहा था कि जब अलुमनाई एसोसिएशन की रिवाइवल हुई लास्ट ईयर 2020 के में हमने स्टार्ट किया था, और 2021 में फिर हमने कॉलेज प्रिंसिपल साहब ने बड़ी हेल्प की, और पैटर्न इन चीफ वही हैं हमारे। और फिर एक हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसकी कॉपी मैंने आपको भेजी थी।
तो आपने पढ़ा होगा, वो उसके ऊपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं। और वो जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया तो फिर हमने गोल सेट की थी कि हमने 2021 में करना क्या है ना। तो सबसे पहला काम तो ये था कि जो हमारे फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं उनका कोई फोरम होना चाहिए। जो हम सबसे पहले हमने व्हाट्सएप कनेक्शन के लिए शुरू किया कि कनेक्ट हो जाएं लोग, और फिर फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके ऊपर तकरीबन कोई 1100 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। और उसके साथ ही फिर हमने कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर ही अलुमनाई पोर्टल जो है उसका लॉन्च किया उसको, कि जो लोग फेसबुक में शामिल नहीं होना चाहते या वो यूज़ नहीं करते, तो एटलीस्ट वो अपनी मालूमात जो हैं वो शेयर कर लें अलुमनाई पोर्टल के ऊपर कि ये मेरा साल था और इस साल में मैंने ग्रेजुएशन या एंटर की है या मैं स्टूडेंट था। उसकी तादाद तकरीबन 500 के करीब हो गई है। तो हमारा जो उसके बाद ऑब्जेक्टिव था जो हमने लॉन्च किया अलुमनाई एसोसिएशन के डिनर के ऊपर ही, वो था कि एक स्कॉलरशिप स्कीम जो है ना वो लॉन्च की जाए अलुमनाई एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से। जो जितना हिस्सा डालना चाहता है वो डाले, और 5000 हर एनम हमने रखा इंटर के लिए। अगर आप एक इंटर के स्टूडेंट को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट हो, यानी कि ये ना हो कि आप एक साल दें और दूसरे साल ना दें, यानी कि वो एटलीस्ट आप जो है ना 5 to 10 इयर्स की कमिटमेंट करें। तो और बीएस के लिए हमने 10,000 रखा, और हमारा पर ईयर कि एक अगर आप स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना चाहते हैं तो वो 10,000 होगा। तो पहले साल में हमारा जो है वो 2021 में तकरीबन 3-4 माह में हमने अपना टारगेट 500,000 यानी कि 5 लाख पाकिस्तानी रुपीस का रखा था। उसमें से 400,000 हमारे पास आ गए हैं, लोगों ने जो कमिटमेंट्स थी वो पूरी कर दी हैं। वो कॉलेज का एक अकाउंट है, मिसलेनियस अकाउंट जिसको हम कहते हैं, जिसमें सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं, और उसका भी एक दस्तूर बनाया हमने कि किस तरीके से स्कॉलरशिप्स देने हैं। उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसकी कमेटी में कौन शामिल होगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमने अपना जो टारगेट है वो तकरीबन 20 लाख के करीब रखा है कि हम 20 लाख जो है ना वो इकट्ठा करेंगे, और वो कॉलेज के वो स्टूडेंट्स जो अपनी फीस भी पे नहीं कर सकते गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उनकी कंसिस्टेंट हेल्प जो है वो होती रहेगी। तो अगर आपके ज़हन में कुछ और आइडियाज़ हैं कि हम अलुमनाई एसोसिएशन को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इसकी कोऑर्डिनेशन को बेहतर कर सकते हैं, स्कॉलरशिप स्कीम को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा तो अपना एक ये है कि मैं तो आइलैंड में बैठा हूँ, यहीं से बैठकर मैंने सब कुछ किया था, और मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता था, मेरे दोस्त मेरे साथ थे, सभी दोस्तों ने मिलकर किया है। प्रिंसिपल साहब की बहुत ज़्यादा हेल्प थी, डॉक्टर मुमताज़ अहमद साहब, जो कि उसी इलाके से हैं, साहिवाल से ही हैं वो भी, हवेली लखा के करीब उनका गाँव है, और डॉक्टर इफ्तिखार शफ़ी साहब हैं, उनकी बड़ी हेल्प थी। सबसे ज़्यादा हेल्प जो हमें अलुमनाइज़ जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड अलुमनाइज़ को उनको इकट्ठा करने में मुजीबुर रहमान शामी साहब का बड़ा रोल था। आतिफ वो साहब, अगर जी, जी। आप इजाज़त दें तो जी, मैं जी, एक प्लीज़। तजवीज़ देना चाहता हूँ। तजवीज़ ये जी, है जी, कि ये बहुत अच्छा जहाँ काम है कि हम यहाँ लोकली साहिवाल में और लाहौर में भी फंक्शन करें। एक चीज़ जो इसे हम बढ़ा सकते हैं वो ये है कि बैरून मुल्क जो लोग बैठे हैं, जिस तरह आप आयरलैंड में बैठे हैं, बहुत सारे हमारे लोग अमेरिका में बैठे हैं, बहुत सारे हमारे लोग बर्तानिया में बैठे हैं। अगर आप कुछ थोड़ा-सा इस सिलसिले को बढ़ाएँ, तो वहाँ भी अग पॉसिबल हो, जिस तरह भी वैनकूवर में लोग हैं और कई जगह पे हैं, उनसे हम बात करके देखते हैं, मैं भी बात करके देखता हूँ, आप भी बात करके देखें। देखता हूँ कि आपका इस ये वक़्त काम ही बजाय खुद इतना खूबसूरत जी, है जी, कि जिसने आप सबको आपस में फिर जोड़ दिया, वही माज़ी, उसी के जी, साथ यकीन आप देखिए जिस तरह मेरी आपसे गुफ्तगू हुई, दिल ही नहीं करता था कि आपसे बात खत्म हो जाए कि यार कमाल हो गया, किसी हमें साहिवाल में आप ले गए हैं। हाँ जी, और जी, अच्छा मेरी एक जी, हालत ये है कि मुझे आम हालात में इस तरह कभी नहीं जाने का मौका मिलता, और ना मैं जाता हूँ क्योंकि दिल बड़ा कशीदता है, क्या करें जाके वहाँ क्या देखें साहिवाल। लेकिन जब ऐसा मौका आएगा, इस तरह की सिचुएशन होगी, फिर ज़्यादा मज़ा है कि काफ़ी सारे दोस्त मिलेंगे और इकट्ठे होंगे, बातें होंगी, हाँ जी। तो व एब्सोल्युटली, उसमें एब्सोल्युटली। हाँ जी, ते ये सारा मतलब गल सिर्फ ये कि तुसी अ, यानी बंदे दे अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिदा है। यस, और ਜੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਲਗਰ ਲਗਰ ਲਵੀ ਲਵੀ ਪੱਤੀ ਪੱਤੀ ਹਰੀ ਹਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਲੂਕ ਜੈ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਭੰਵਰਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਰਸ
ਚੂਸੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਏ ਲੋਏ ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਛੋਏ ਟੂਰੇ ਟੂਰੇ ਟੁੱਟ ਮੋਏ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨਾ ਮੁੱਕੀਆਂ ਥੱਕ ਥੱਕ ਹਾਰੀਆਂ ਇਹ ਤਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਏ ਕੰਡਾ ਕੰਡਾ ਕਰੀ ਕਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣੇ ਰੱਬਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਲੈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰੀ ਸਦਕਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੋਟੀ ਖੋਟੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੀ ਕਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ मैं ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਖਤਤਾਮ करदा कि ख्वाब से हकीकतों की तरफ मुड़ जाना अच्छा है ख्वाब से हकीकतों की तरफ मुड़ जाना अच्छा है कितने सहराओं का सफर बाकी है ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ख्वाब ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਵਾਲੀਅਨ ਐਲੂਮਨਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਯੰਗ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਯੰਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਖੈਰ ਸਰ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल एलुमनाई एसोसिएशन के चैनल पे आए। I really appreciate